एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। इस वीडियो में आपको प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन के नोट्स मिल रहे होंगे, जिसको अगर आप पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। 7 मार्क्स का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कलरफुल नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले एक बार हम स्क्रीन पे चलते हैं और उसको जो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइज ये नोट्स हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल रहे होंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर आप सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रो पेज मिल रहा होगा, बेस्ट फ्री नोट्स। इसके बाद हमने एक वेटेज जो है आपका 7 मार्क्स का आपके पेपर में आने सीबीएसई की अगर मैं बात करूं, दिस इज द क्विक रिवीजन नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये क्विक रिवीजन बोलने को है, लेकिन इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चीजें सारी इंक्लूड करी है, एलैबोरेट भी करी है। तो ये अगर आप करके जाते हो तो 7 मार्क्स आपके पक्के हैं, और 10 ईयर भी कर लेते हो तो। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेजरली जो आप पूछे जाते हैं 10 ईयर के एनालिसिस करके मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आइसोमेरिज्म सबसे ज्यादा पूछा गया है 10 ईयर को अगर हम देखें तो। इसके बाद वर्नर्स थ्योरी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और वीबीटी से क्वेश्चंस आते हैं। आईयूपैक नेमिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, कम मार्क्स की आती है, लेकिन यस काफी कई बार ज्यादा 3 नंबर में भी आ जाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यार बच्चे बहुत ज्यादा सीएफटी से डरते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से जो जो आपके सिलेबस में सिर्फ उन्हीं को कवर करते हुए ये नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। इन नोट्स को कर लेना। और इसके अलावा एक और आपको लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भैया आप लिंक दे दो प्रीवियस ईयर्स का, तो मैंने क्या करा है, हर एक जो भी चैप्टर में डाल रहा हूँ उसका मैं आपको प्रीवियस ईयर साथ साथ मैं जो बेस्ट है ओसवाल उसका प्रीवियस ईयर्स मैं आपको साथ में दे रहा हूँ। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को। यार लिंक डाउनलोड करने से पहले एक बार अगर आपको नहीं आता है तो मेरे से एक बार यहाँ पे सीख ले। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यार ये जो है कि इसको लिगेंड बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये आपका आयनाइजेबल आयन होता है, ठीक है, और ये आपका मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, ये सब चीजें आपको पता होगी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है वगैरह वगैरह। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स में ये जो भी आपके अटैच होते हैं ना यार, यहाँ पे ये तो आपका होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल। इसके साथ जो अटैच होते हैं ना यार, इसको लोन पेयर डोनेट करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो लोन यार वो लिगेंड्स होते हैं। और लिगेंड्स काफी सारे होते हैं जिसका बहुत ज्यादा खेल है हमारे साथ। इसके अलावा देखो दो टाइप्स के होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तो है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन है, वो आपका कैटायन हो सकता है। जैसे कि इस केस में आपको पता है यार क्लोरीन तो नेगेटिव होता है, तो ये जो एंटिटी होगी ये पॉजिटिव होगी। तो या फिर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, एनायन साइड में होगा, या फिर ऐसा होगा कि जो कैटायन है वो आपका सॉरी जो आपका प्राइमरी एनायन है जो बाहर होता है वो आपका कैटायन है, और जो एंटिटी आपकी नेगेटिव है। दोनों ही केसेस में जो नोमेनक्लेचर है वो अलग होता है, उसको मैंने अच्छे से बताया है। अब आ जाते हैं मेन हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब यार बहुत आसान है कि यार ये जो लिगेंड्स है ना, जो लिगेंड्स आपके से ये अटैच है, सीएन है, HCN है, यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2 है तो 2, ठीक है, बहुत आसान है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको होप सो आता ही हुआ, 11 से आप पढ़ते आ रहे हो, कुछ नहीं करना होता। इस सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, जो जैसे आयरन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सिल्वर दिख रहा होगा, इसका हमने क्या निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालते हैं यार, बहुत आसान है। जैसे कि यार ये देखो पोटेशियम है, पोटेशियम का चार्ज क्या होता है, 1 है, कितने 4, तो 4 इंटू में 1 प्लस इसका हमें निकालने, तो प्लस x हो गया। Cn पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है यार, प्लस -1 होता है, मैंने आगे लिखे भी हुए हैं, तो ये आपको याद करना है। -1 इंटू में 6, तो ये जो भी आया x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, जो भी x की वैल्यू आएगी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी आयरन की, सेंट्रल मेटल की, तो ये आपका हो गया। ठीक है यार, एजुकेशन अड्डा हर सुई यार सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना यार अगर आपकी हेल्प हो रही हो तो। यार लिगेंड्स काफी सारे होते हैं, लेकिन ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड जो लिगेंड होता है ना, डाइडेंटेड लिगेंड, इसमें क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं दो होते हैं ऑलरेडी। ये डोनर एटम इसके अंदर दो होते हैं। यूनिडेंटेड में डोनर एटम 1 होता है, क्लोरीन हो गया आपका, वाटर हो गया, अमाइन हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया। लेकिन जो डाइडेंटेड होते हैं ना, उसमें यार आते हैं इथेन 1 2 डायमीन हो गया, ऑक्सलेट हो गया, इनमें ये ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो डोनर एटम होते हैं, इसलिए ये डाइडेंटेड। इसके अलावा एक हेक्साडेंटेड भी होता है, EDTA, जिसका बहुत ही पॉपुलर नेम है, आप इसको याद भी कर लेना, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। पॉलीडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड के नाम से पूछा जाता है। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट इसका नाम है। एम्बीडेंटेड लिगेंड यार काफी बार पूछा जाता है, लिगेंड which can be ligate through two different atoms। ligate मतलब कि वो डोनर है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दो एटम से डोनेट कर सकता है। ऐसे यार बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। NO2 है, इसमें आता है थियोसाइनाइड आता है और साइनाइड आता है। यार यहाँ पे ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी, ऐसे ही ये है।
ये आपको अच्छे से याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर है यार, मैंने आपको ना बिल्कुल ही, अगर आप ये पढ़ लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो और साथ साथ क्वेश्चन दे के प्रैक्टिस कर लिया, नॉमेनक्लेचर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके हाथ से, तो इसको अच्छे से कर लेना। कैटायंस को सबसे पहले नेम करते हैं, एनायन से पहले करते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन्स में लिखते हैं, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले ना हम लिगेंड्स को नेम देते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। तीसरा रूल ये है यार। उसके बाद ये रूल्स है कुछ, जैसे कि अगर क्लोराइड है जो जिसमें लास्ट में आइड आता है, आई ई डी आता है, ठीक है, आई डी ई आता है, उसको हमने आइडो कर देना है, ठीक है। जिसमें आई टी ई आता है, जैसे कि नाइट्राइड है, उसको नाइट्राइडो कर देना है, ठीक है। जिसमें एट आता है ऑक्सिलेट, उसमें ऑक्सिलेटो कर देना है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा यार जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ना यार, वैसे तो आपने जैसे अगर NH3 लिगेंड है और वो क्या 4 है, तो आप क्या लिखोगे, टेट्रा अमीन। यार अमीन की स्पेलिंग यार ये होगी अमोनिया, डबल एम आएगा यार, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज करना है। लेकिन अगर बाइडेंटेड लिगेंड है यार, ये तो ऑलरेडी दो होते हैं, है ना, EN है, ये है, तो ये एल ही दो होते हैं, तो डाई तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही दो हैं, इसलिए इनकी जगह बिस, ट्रिस और टेट्रा किस यूज किया जाता है अगर दो हैं तो। और अगर आपका ट्रिस इसलिए यूज किया जाता है अगर ये तीन है तो, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया जब आपका कैटायन जो एंटिटी है ना वो आपकी क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव हो तब ये रूल्स लगेंगे। अच्छा, एक ये वाला भी है जिसमें जो आपकी एंटिटी है ना वो क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो एंटिटी है ये नेगेटिव है, मतलब कि एनायन है। तो इस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना यार, उसको हम ऐसे लिखते हैं, लेड है तो प्लम्बेट लिखते हैं, गोल्ड है तो ऑरेट, सिल्वर है तो एजेंटेट, जिंक के लिए जिंक, ये सब होता है। अब बात कर लेते हैं यार एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो कि सिक्स्थ रूल आ जाता है यार। इसमें कुछ नहीं होता यार, अगर आपका एन से अगर आप डोनेट कर रहे हो तो यहाँ पे साइड में लिखना पड़ता है यार कि एन से कर रहे हो, मेटल के साइड में ऐसे लगाना होता है कि एन से हुआ है, ठीक है। और अगर आप ओ से कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना होता है कि यार हाँ ओ से डोनेट किया हुआ ब्रैकेट में, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। अब ये चार्जेस है जो मैं कह रहा था यार, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, बहुत आसान है यार, आसानी से हो जाएंगे, आधो के आपको ऑलरेडी पता होंगे। अच्छा देखो, अब मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ये रूल्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कटायन हो तो बहुत आसान है यार। रूल क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, फिर लिगेंड लिखोगे, सेंटर मेटल एटम लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आयन लिखोगे। अगर आयन है तो देखो जैसे ये रहा, ये देखो, ये क्या है, कंटाइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो वही हेक्सा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा, उसके बाद क्या लिखा आपने, लिगेंड लिखा। लिगेंड क्या है, अमीन है, देखो डबल एम लिखा, एम डबल एम जरूरी है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखा, प्लेटिनम है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, और आयन है तो आयन लिखा। ऐसे ही यार ये सब है, आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार। इसके अलावा दूसरा आ जाता है अगर कॉम्प्लेक्स आयन अनायन हो, तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम जिंकेट ऐसे करके लिखते हैं, ऑरेट, जिंकेट, ठीक है, एजेंटेट ऐसे करके लिखते हैं। जैसे कि ये रहा एग्जांपल, देखो इसमें देख रहे हो कि ये मतलब पोटेशियम पॉजिटिव होता है तो ये एंटिटी नेगेटिव हो गया, एनायन हो गया। तो इस केस में हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले पोटेशियम लिखोगे, उसके बाद वही सेम रहेगा सारी चीज, लिगेंड लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्रा, फिर लिगेंड लिखोगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके बाद जिंक की जगह जिंकेट लिखोगे, बस यही अंतर है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए यार, ये सारे आपको कर लेने हैं यार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत हो भाई को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। यार आइसोमर्स काफी है, जैसे सिंपल भी आते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन वाला, अगर वाटर है तो समझ जाना हाइड्रेशन है। ONO लगे, जो एम्पीडेंटेड लिगेंड है, जैसे NO2 वगैरह है, CN लगा हुआ है, ठीक है, थियोसाइलेंट लगा है, तो उन केसेस में यार लिंकेज होगा। वो बहुत सिंपल है यार, एक बार आप पढ़ोगे आ जाएगा। लेकिन ये जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसको एक बार ध्यान से देख रहे होंगे हम लोग। आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो में दो आते हैं यार, एक तो ज्योमेट्रिकल होता है और एक तो ऑप्टिकल होता है। ज्योमेट्रिकल में दो आते हैं यार, सिस और ट्रांस। सिस कैसे होते हैं यार, जैसे अगर आपका देखो, अगर यहाँ पे CH3 में लगाऊं और ये CH3 लगाऊं, अपोजिट में लगाया मैंने CH3, आप देख रहे होंगे CH3 अपोजिट में लगे हैं, तो अपोजिट में लगे हैं तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। और अगर यही CH3 बिल्कुल सामने साथ साथ लगे हो, जैसे ये वाला CH3 यहाँ लगा है, ठीक है, और ये वाला CH3 यहाँ लगा है, तो अभी आप देख रहे हो इनकी पोजीशन सेम है। यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे इनकी पोजीशन सेम है, तो ये हो गया आपका सिस। सिस होता है सेम साइड पे, ठीक है। तो अब ना ये थोड़ा सा चेंज होता है, जो सिस होता है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब अगर आप उसकी मिरर इमेज बनाओगे ना, तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा एक दूसरे पे, मतलब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सिस वाले, ट्रांस वाले नहीं होते हैं। कैसे, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ।
देखो अब ये भी ना दो तरह से एग्जांपल में आ सकते हैं। एक तो आता है टेट्राहेड्रल के होते हैं, क्या ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब यार यही हो गया कि Fe है, Cn4 है, तो यार ये तो आ गया आपका टेट्राहेड्रल की कैटेगरी में। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आ जाए कोबाल्ट NH3 6। तो दो तरह से आपके क्या हो सकते हैं, आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। अब देखो पहचानोगे कैसे कि स्टीरियो है यार, आपको ना जैसे आपके लेवल की बात करूं तो En लिखा हो या C2O4 लिखा हो, तो मोस्टली अगर ऐसे लिखे हो तो आप उनको ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल कंसीडर कर सकते हो। अब ये वाला देखो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे Cr वाटर और ट्वाइस लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये वाला ये देखो। अब ये जो लिगेंड है C2 ऑक्सिलेटो, यार ये बाइडेंटेड है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये दो नहीं है, ये चार है, ठीक है, चार और दो छह। अब देखो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, सबसे पहले क्या करना है, क्रोमियम लिख लिया, चारों तरफ जोड़ोगे, उसके बाद दो हो सकते हैं, या वाटर आपने ऊपर लगाया, ठीक है, या तो इसी के सामने लगा दो वाटर। अगर सामने सामने लगा रहे हो तो ये क्या हो गया आपका, सामने सामने लगा तो ट्रांस हो गया, ठीक है, और ऑक्सीलेटर को भी साइड साइड में लगा देना है। अब ना यार ये जो ट्रांस है ना, जो इसमें अपोजिट में आते हैं, ये OX है, ठीक है, ऑक्सीलेटो। लेकिन अगर आप यही बनाओगे ना, ये देखो यहाँ पे मैंने बना भी रखा है, सिस के अंदर क्या होता है, ये आपको साइड में रखना है यार। 3D स्ट्रक्चर है तो ये ना बिल्कुल, यह है तो बिल्कुल सेम साइड में, लेकिन आपको दिख नहीं रही होंगे क्योंकि 3D में है। ये इसके अपोजिट में है, उस साइड है ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल सेम साइड पे बने हुए हैं। तो अब इसका अगर आप क्या करोगे, इसका अगर आप मिरर इमेज लोगे तो ये देख सकते हो, आप मिरर इमेज लेते हो तो ये वाली चीज इधर चले जाती है, ये वाली चीज इधर चले जाती है, मतलब एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है ये। और ये वाला आप देख सकते हो सेम भी है, ठीक है, ये वाला और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, ठीक है, इसलिए हम चार नहीं काउंट करते, तीन ही काउंट करते हैं। वरना ये चार बनते हैं लेकिन दो सेम है, इसलिए हम इसको हम तीन ही काउंट करते हैं। आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो यार तीन लिख के आना है आपको, ठीक है। बाकी ये मैंने एग्जांपल्स और भी दिए हुए हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा ठीक है, ये और भी मैंने दिए हुए हैं आपको। ये वर्नर्स थ्योरी से काफी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है। कहता है दो टाइप्स की वैलेंसी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी को डैश डैश से शो करोगे आप, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। मतलब देखो ये जो बाहर वाली है ना, ये प्राइमरी है, ये आयनाइजेबल है, और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर है ना, ये सेकेंडरी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। तो यार क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे ये है, उसको AgNO3 के 3 मोल में क्या करा गया, प्रेसिपिटेट किया गया। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा यार, ये जो आपको जो भी कंपाउंड दे रहा है ना, उसको सही फॉर्म में लिखो। जैसे आपने क्या करा, इसको सही फॉर्म में लिख लिया, CO अमीन 6 और Cl3 बाहर आ गया ऑब्वियसली। अब मैं आपको बताया मैंने कि वर्नर थ्योरी में ये जो होता है ना बाहर वाला, ये होता है प्राइमरी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो बाहर वाला होता है ना, होता है प्राइमरी अनायन। तो प्राइमरी जो होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं। तो ये तीन है, और तीन ही आपके AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो AgNO3 आप जैसे ही मिलाते हो, तीन AgCl आपके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो बोल रहे स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यार इसका स्ट्रक्चर बना दोगे आप, कुछ बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। ये आपका हेक्सागोनल है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, तीन तो चार NH3 लगा दिए, और तीन आपके क्या लगा दिए, Cl लगा दिए। Cl आपने कैसे लगाया है, देखो Cl आपने डॉट डॉट से लगाया है। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, इसलिए आपने इसको डैश डैश से शो किया है। इसके अलावा इसका नेमिंग पूछी, नेमिंग बता दो यार, सिंपल है, हेक्सा अमीन डबल एम आएगा, ठीक है। कोबाल्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3, क्लोराइड आ गया लास्ट में, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है यार, आप कर लोगे इसको भी, बहुत आसान है। एक बार रीड करोगे ना तो भी आपको आ जाएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन के होते हैं, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन के होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ये होते हैं, कोबाल्ट हो गया, CnEn वगैरह हो गया, ये सब लिखा हुआ मैंने। तो इससे बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आप निकाल सकते हो, मैंने सारे लिख भी दिए हैं यार। यहाँ पे ये देखो, जैसे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ये, इसको जैसे आप देख सकते हो, कोबाल्ट का मैंने लिखी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, वो आई 3। तो कोबाल्ट होता है यार, कोबाल्ट होता है 27, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होप आपको लिखनी आती होगी। तो आर्गन 3d7 4s2 तीन आई थी, तो तीन निकालने, तो दो इससे निकाले, एक इससे निकाले, 3d6 बच गया। अब 3d6 को होम्स रूल के अकॉर्डिंग हमने भरा, तो हम ऐसे भरेंगे 3d 4s 4p 4d, ये चारों आपको बना लेने हैं, आपने ऐसे भरे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यार पेयर भी हो सकते थे ना, यहाँ पे आ सकते, यहाँ पे आ सकते, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यार ये ना वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ, वीक में पेयरिंग नहीं होती। तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यार, आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये देखो Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जीरो हो जाएंगे। ऐसे आप मैग्नेटिक करैक्टर, काफी चीजें आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल सकते हो, जैसे कि ये देखो
कोबाल्ट 27 वही 3d6 वाला कॉन्सेप्ट लगाया। यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन केस है, अमीन जो है ना स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है, दोनों की तरह काम करता है अमीन। तो इस केस में ये स्पेशल इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर अमीन कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। तो यहाँ पे पेयरिंग होती है और जो हाइब्रिडाइजेशन है यार D2sp3 होती है। यार ऐसा क्या होता है कि जो आपके लोन पेयर्स होते हैं ना, जब ये 3D में यूज होते हैं, 3D में यूज हो रहे हैं, देखो 3D में जब यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 3D में यूज हो रहा है क्योंकि पेयरिंग हो गई, यहाँ पे गैप बच गया तो यहाँ पे यूज हो गया। तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडेशन आई यार, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। तो इस तरह के मैंने और भी आपको एग्जांपल दे रखे हैं, एक बार रीड मारोगे तो भी आ जाएगा यार। अगर आपको नहीं आता और आप इस नोट्स को एक बार रीड कर रहे हो यार, एक बार समझ के कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सारा आ जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यार, लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यार लीगेंड और मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, जो कि प्योर सारी बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन ये थोड़ी बहुत बात सच है। आगे थ्योरी एक्सटेंड की गई थी जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होगे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, D5 जो होता है ना यार, इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया, एक Eg में और एक T2G में, ठीक है। और जो Eg की एनर्जी होती है ना यार, Eg की एनर्जी T2G से ज्यादा होती है, याद रखना Eg की एनर्जी T2G से ज्यादा होती है। अब ऐसे तोड़ा गया है, D5 है, ये ऊपर तोड़ा गया, नीचे तोड़ा गया। Eg का 0.6 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये ऑक्टाहेड्रल। ये इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, नीचे लिखी भी हुई है मैंने। T2G की यार -0.4 ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। इन दोनों का जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी होती है वही होती है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, वही होती है यार आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये आपको यहाँ से याद कर लेनी है। डेल्टा ओ यार आप निकाल सकते हो, अगर कम वैल्यू होती है तो वीक लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग है मतलब कि अगर लार्ज है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे कि मैं आपको कुछ निकाल के भी दिखाता हूँ, पेपर में भी आपसे पूछा जाता है। जैसे कि D1 की देख लो, D1 की यहाँ पे D1 कैसे भरोगे, पहले T2G भरा जाएगा क्योंकि कम एनर्जी का है, ठीक है। तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है, आपने एक भरा और उसकी एनर्जी कितनी थी, 0.4 थी, माइनस का 1 इंटू में 0.4, ये आपकी एनर्जी आ गई। D3 की पहले T2G में भरेंगे यार, ऑब्वियसली T2G में भरा 3 इंटू में इसकी एनर्जी -0.4, तो ये आपकी माइनस का 0.12 ऑक्टाहेड्रल। यार इसको DQ में भी निकाल सकते हो आप, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो DQ में आ गया 12 माइनस का 12 DQ। अब यार काफी चीजें हैं जो आप इससे निकाल सकते हो CFT से, ठीक है। तो मैंने वो सारी लिख दिया है, एक बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। अब ये देखो, ये केस आपके पेपर में आता भी है कि अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, लो स्पिन होगा, ठीक है, पेयरिंग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपको एक गिवन होगा कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो कि ठीक है लो स्पिन है या हाई स्पिन है ये बताओ, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, डायमैग्नेटिक है ये बताओ। तो क्या करना है, अगर D4 है तो आपको क्या करना है, पेयरिंग होगी। तो देखो जैसे ये है, अब 4 है तो आप ऐसे भर सकते हो 1 2 3 ओम्स रूल के अकॉर्डिंग सबको एक एक देंगे पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ गया क्योंकि पेयरिंग हुई और ये वापस आ गया। तो T4 Eg अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, और इसका उल्टा जैसे पेयरिंग एनर्जी अगर ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा ही आपको गिवन होगा तो आप क्या करोगे, ये देखो, तो आप बिल्कुल सही भरोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दोगे तो T2G3 और Eg2 इस केस में ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लेना यार। कोई डाउट आता है एक बार इस नोट्स को अगर आप पढ़ ले तो मेरी गारंटी है यार आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये मैंने आपके सहूलियत के लिए आपकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, तो आप एक बार इसको लर्न कर सकते हो। एजुकेशन अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, आपको बहुत हेल्प होने वाली है यार। अब ना मैंने ना कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है, कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड देखो किस कैटेगरी में था, स्ट्रॉन्ग फील्ड था यार अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। तो इस केस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरोगे आप, एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, ये सब मैंने D1 से लेकर D10 तक दे दिया है आपको। जहां आपको अच्छा लगे आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब जहां तक आपको लगे D5 तक भी कर लोगे तो भी इनफ है। सिक्स्थ को देख लो यार, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, T2G 6 हो गया, Eg यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी 0। यार इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, आपको आ जाए समझ तो ठीक है, नहीं आए तो आप इस पे ज्यादा जोर मत देना, आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, वीक फील्ड के लिए भी मैंने D5 जो इंपॉर्टेंट है उनके लिख दिए हैं यार, जिसमें पेयरिंग एनर्जी क्या होती है ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होती है। वीक फील्ड लिगेंड के लिए अगर आपसे पूछता है तो आप ये वाली लिख सकते हो, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा लेक्चर यार। कुछ भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया यार। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल दी वेरी बेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो में।